भाग 36। देवी दीन ने चाय की दुकान उसी दिन से बंद कर दी थी और दिन भर उसका अदालत की खाक छानता फिरता था, जिसमें डकैती का मुकदमा पेश था और रमानाथ की शहादत हो रही थी। 3 दिन रमा की शहादत बराबर होती रही। तीनों दिन देवी दीन ने कुछ न खाया और न सोया। आज भी उसने घर जाते ही आते कुर्ता उतार दिया और एक पंखियाँ लेकर झलने लगा। फागुन लग गया था और कुछ कुछ गर्मी शुरू हो गई थी, पर इतनी गर्मी न थी कि पसीना बहे या पंखे की ज़रूरत हो। अफसर लोग तो जाड़ों के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन देवीदीन पसीने में तर था। उसका चेहरा जिस तरह निष्पट बुढ़ापा हंसता रहता था, खिसियाया हुआ था, मानो बेगार से लौटा हो। जागो ने लोटे में पानी लाकर रख दिया। बोली, चिलम रख दूं? देवी दिन की आज 3 दिन से यह खातिर हो रही थी। इसके पहले बुढ़िया कभी चिलम भरने को न पूछती थी। देवी दिन इसका मतलब समझाता था। बुढ़िया को सदा नज़रों से देखकर बोला, नहीं रहने दो, चिलम न पीऊँगा। तुम वो हाथ धो लो, गर्द पड़ी हुई है। धो लूँगा, जल्दी क्या है। बुढ़िया आज का हाल जानने को उत्सुक थी, पर डर रही थी कहीं देवी दिन झुलझा न पड़े। वह उसकी थकान मिटा देना चाहती थी, जिससे देवी दिन प्रसन्न होकर आप ही आप सारा वृतांत कह चले। तो कुछ जलपान तो करा दो, दोपहर को भी तो कुछ नहीं खाया। मिठाई लाऊं? लाओ, पंखी मुझे दे दो। देवी दीन ने पंखियाँ दे दी। बुढ़िया झलने लगी तो 3 मिनट तक आंखें बंद करके बैठ रहने के बाद देवी दीन ने कहा, आज भैया की गवाही खत्म हो गई। बुढ़िया का हाथ रुक गया। बोली, तो कल से वह घर आ जाएंगे? देवी दीन, नहीं, छुट्टी मिल जाती यही बयान दीवानी में देना पड़ेगा। और वह यहाँ आने की क्यों लगे? कोई अच्छी जगह मिल जाएगी। घोड़े पर चढ़े चढ़े घूमने मगर हैं। डाक पक्का, मतलब ही 15 बेगुनाहों को फंसा दिया। 5-6 को तो फांसी हो जाएगी, औरों को 10-10, 12-12 साल की सज़ा मिल रखी है। इसी के बयान से मुकदमा सबूत हो गया। कोई कितनी ही जहर करे, क्या मजाल जरा भी हिचकिचाए, अब एक भी न बचेगा। किसने कर्ज किया, किसने नहीं किया, इसका हाल देव जाने, पर मारे सब जाएंगे। घर में भी तो सरकारी रुपया खाकर भागा था। हमें बड़ा धोखा हुआ। जग्गू ने मीठे तिरस्कार से देखकर कहा, अपनी नेकी बदी अपने साथ है, मतलब ही तो संसार है, कौन किसके लिए मरता है। देवी दीन ने तीव्र स्वर से मैं कहा, अपने मतलब के लिए जो दूसरों का गला काटे, उसको जहर दे देना भी पाप नहीं है। सहसा 2 प्राणी आकर खड़े हो गए। एक गोरा सा खूबसूरत लड़का, जिसकी उम्र 15-16 साल से ज़्यादा न थी। दूसरा अधेड़ था और सूरत से चपरासी मालूम होता था। देवी दीन ने पूछा, किसे खोजते हुए? चपरासी ने कहा, तुम्हारा ही नाम देवी दीन है? मैं प्रजा मित्र के दफ्तर से आया हूँ। यह बाबू उन्हीं रमानाथ के भाई हैं जिन्हें शतरंज का इनाम मिला था। यह इन्हीं की खोज में दफ्तर गए थे। संपादक जी ने तुम्हारे पास भेज दिया। मैं जाऊँ ना? यह कहता हुआ वह चला गया। देवी दीन ने गोपी को सिर से पांव तक देखा। आकृति रमा से मिलती थी। बोला, आओ बेटा, बैठो। कब आए घर से? गोपी ने एक खटिया की दुकान पर बैठना शान के खिलाफ समझा। खड़ा खड़ा बोला, आज ही तो आया हूँ, भाभी भी साथ है, धर्मशाला में ठहरा हुआ हूँ। देवी दीन ने खड़े होकर कहा, तो जाकर बहू को यहाँ लाओ। नव ऊपर तो रमा बाबू का कमरा है ही, आराम से रहो। गरम साले में क्यों पड़े रहोगे? नहीं, चलो मैं भी चलता हूँ, यहाँ सब तरह का आराम है। उसने जग्गू को यह खबर सुनाई और ऊपर झाड़ू लगाने को कहकर गोपी के साथ धर्मशाला चल दिया।
बुढ़िया ने तुरंत ऊपर जाकर झाड़ू लगाया, लपक कर हलवाई की दुकान से मिठाई और दही लाई, सुहारी में पानी भरकर रख दिया। फिर अपना हाथ मुँह धोया, एक रंगीन साड़ी निकाली, गहने पहने और उन ठन कर बहू की राह देखने लगी। इतने में फिटन भी आ पहुंची। बुढ़िया ने जाकर जालपा को उतारा। जालपा पहले तो साहब बाजी की दुकान देखकर कुछ झिझकी, पर बुढ़िया का स्नेह स्वागत देखकर उसकी झिझक दूर हो गई। उसके साथ ऊपर गई तो हर एक चीज इसी तरह अपनी जगह पर पाई, मानो अपना ही घर हो। जग्गू ने लोटे में पानी रखकर कहा, इसी घर में भैया रहते थे बेटी, आज 15 रोज से घर सूना पड़ा हुआ है। हाथ मुँह धोकर दही चीनी खा लो न बेटी, भैया का हाल तो अभी तुम्हें न मालूम हुआ होगा। जालपा ने सिर हिलाकर कहा, कुछ ठीक ठीक नहीं मालूम हुआ। वह जो पत्र छपता है वहाँ मालूम हुआ था कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देवी दिन भी ऊपर आ गया, बोला, गिरफ्तार तो किया था, पर अब तो वह एक मुकदमे में सरकारी गवाह हो गए हैं। प्रयागराज में अब उन पर कोई मुकदमा न चलेगा और शायद नौकरी चाकरी भी मिल जाए। जालपा ने गर्व से कहा, क्या इसी डर से वह सरकारी गवाह बने हुए हैं? वहाँ तो उन पर कोई मामला नहीं है, मुकदमा क्यों चलेगा? देवी दीन ने डरते डरते कहा, कुछ रुपए पैसे का मुआवजा था ना। जालपा ने मानो हाथ होकर कहा, वह कोई बात न थी। जो ही हम लोगों को मालूम हुआ कि सरकारी रकम इनसे खर्च हो गई है, उसी वक्त पहुंचा दी। यह व्यर्थ घबरा कर चले आए और फिर ऐसी चुप्पी साधी कि अपनी खबर तक न दी। देवी दिन का चेहरा जगमा उठा, मानो किसी व्यर्थ से आराम मिल गया हो। बोला, तो यह हम लोगों को क्या मालूम, बार बार समझाया कि घर पर खत परत भेज दो। लोग घबराते होंगे, पर मारे शर्म के लिखते ही न थे। इसी धोखे में पड़े रहे कि प्रयागराज में मुकदमा चल रहा होगा। जानते तो सरकारी गवाह क्यों बनते? सरकारी गवाह का हास्य जालपा से छिपा न था। समाज में उनकी जो निंदा और अपकीर्ति होती है वह उससे छिपी न थी। सरकारी गवाह क्यों बनाए जाते हैं? किसी तरह प्रलोभ दिया जाता है, किसी भांति पुलिस के पुतले बनकर अपने ही मित्रों का गला घोंटते हैं। यह उसे मालूम था, मगर कोई आदमी अपने बुरे आचरण पर लज्जित होकर भी सत्य का उद्घाटन करे, छल और कपट या आवरण हटा दे तो वह सज्जन है। उसके साहस की जितनी प्रशंसा की जाए कम है, मगर शर्त यही है कि अपनी गोष्ठी के साथ किया का फल भोगने को तैयार रहे। हंसता खेलता फांसी पर चढ़ जाएगा तो वह सच्चा बीच है, लेकिन अपने प्राणों की रक्षा के लिए स्वार्थ के नीच विचार में दंड की कठोरता से भयभीत होकर अपने साथियों को दगा दे, आस्तीन का सांप बन जाए तो कायर है, पतित है, बेहया है, विश्वासघात, डाकुओं और समाज के शत्रुओं में भी उतना ही हेय है जितना किसी अन्य को। मेव ऐसे प्राणी को समाज कभी क्षमा नहीं करता, कभी नहीं। जालपा इसे खूब समझती थी। यहाँ तो समझा था यहाँ तो समझा के भी जटिल हो गई थी। रमा ने दंड के भय से अपने किए हुए पापों का पर्दा नहीं खोला था। पापों का पर्दा खोला गया था जिसकी हवा तक उसे न लगी थी। जालपा को सहसा इसका विश्वास न आया। अवश्य कोई न कोई बात हुई होगी जिससे रमा को सरकारी गवाह बनने पर मजबूर कर दिया होगा। सच चाहती हुई बोली, क्या यहाँ भी कोई बात हो गई थी? देवी दिन उसकी मनोव्यथा का अनुभव करता हुआ बोला, कोई बात नहीं हुई यहाँ। वह मेरे साथ ही प्रयागराज से आए, जब से आए यहाँ से कहीं नहीं गए, बाहर निकलते ही न थे। बस एक दिन निकले और उसी दिन पुलिस ने पकड़ लिया।
एक सिपाही को आते देखकर डरे से मुंशी को पकड़ने आ रहा है, भाग खड़े हुए। उस सिपाही को खटका हुआ। उसने सुबह से मैं गिरफ्तार कर लिया। मैं भी इनके पीछे थाने में पहुंचा। दरोगा पहले तो रिश्वत मांगते थे, मगर जब मैं घर से रुपए लेकर गया तो वहाँ और ही गुल खिल चुका था। अफसरों ने न जाने क्या बातचीत हुई, उन्हें सरकारी गवाह बना दिया। मुझसे तो भैया ने कहा कि मुआवजे में बिल्कुल झूठ न बोलूँगा। पुलिस का मुकदमा सच्चा है, सच्ची बात कह देने से क्या हरज। चुप हो रहा, क्या करता। जग्गू न जाने सबों ने कौन सी गुटी सुंघा दी। भैया तो ऐसे न थे, दिन भर अम्मा अम्मा करते करते दुकान पर सभी तरह के लोग आते, मर्द भी औरत भी। क्या मलाल की किसी की हो और आंख उठाकर देखा हो। देवी दिन कोई बुराई न थी, मैंने तो ऐसा लड़का ही नहीं देखा। उसी धोखे में आ गया। जलपा ने 1 मिनट सोचने के बाद कहा, क्या उनका बयान हो गया? हाँ, 3 दिन बराबर होता रहा, आज खत्म हो गया। जलपा ने उद्ग्र होकर, तो अब कुछ नहीं हो सकता, मैं उनसे मिल सकती हूँ? देवी दिन जलपा के इस प्रश्न पर मुस्कुरा पड़ा, बोला, हाँ और क्या, जिसमें जाकर बाढ़-गोड़ कर दो, साला खेल बिगाड़ दो। पुलिस ऐसी गधी नहीं है, आजकल कोई भी उनसे नहीं मिलने पाता, कड़ा पहरा रखता है। इस प्रश्न पर इस समय और कोई बातचीत न हो सकती थी। इस गुत्थी को सुलझाना आसान न था। जलपा ने गोपी को बुलाया और वह छज्जे पर खड़ा सड़क का तमाशा देख रहा था। ऐसा शर्मा रहा था मानो ससुराल आया हो। धीरे धीरे आकर खड़ा हो गया। जलपा ने कहा, मुँह हाथ धोकर कुछ खा लो। तो दही तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। गोपी लजाकर फिर बाहर चला गया। देवी दीन ने मुस्कुराकर कहा, हमारे सामने न खाएंगे, हम दोनों चले जाते हैं। तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हो हमसे कह देना। बहू जी, तुम्हारा ही घर है। भैया को तो हम अपना ही समझते थे, और हमारे कौन बैठा हुआ है। जग्गू ने गर्व से, वह तो मेरे हाथ का बनाया खा लेते थे। जलपा ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हें भोजन न बनाना पड़ेगा माँ जी, मैं बना दिया करूँगी। जग्गू ने आपत्ति की, हमारी बिरादरी में दूसरों के हाथ का खाना मना है। बहू, अब 4 दिन के लिए बिरादरी में नक्श क्या बनूं? जलपा, हमारी बिरादरी में तो दूसरा का खाना मना है। जग्गू, हाँ, तुम्हें कौन देखने आता है? फिर पढ़े लिखे आदमी इन बातों का विचार भी नहीं करते। हमारी बिरादरी तो मूर्ख लोगों की है। यह तो अच्छा नहीं लगता कि तुम बनाओ और मैं खाऊं। जिसे बहू बनाया उसके हाथ का खाना पड़ेगा, नहीं खाया तो बहू क्यों बनाना। देवी जी ने जग्गू की ओर प्रशंसा सूचक नज़रों से देखकर कहा, बहू ने बात पते की कही है, इसका जवाब सोचकर देना। कमी, चलो इन लोगों को जरा आराम करने दो। दोनों नीचे चले गए तो गोपी ने आकर कहा, भैया इसी खटिया के यहाँ रहते हैं क्या? खटीक ही तो मालूम होते हैं। जलपा ने फटकार लगाकर कहा, खटीक हो या चमार हो, लेकिन हमसे और तुमसे 100 गुने अच्छे हैं। एक परदेसी आदमी को 6 महीने तक अपने घर में ठहराया, खिलाया पिलाया हमने। है इतनी हिम्मत? यहाँ तो कोई मेहमान आ जाता है तो वह भारी हो जाता है। अगर यहाँ नीचे हैं तो हम इनसे कहीं नीचे हैं। गोपी में हाथ धो चुका था, मिठाई खाता हुआ बोला, किसी को ठहरा लेने से ऊंचा नहीं हो जाता। चमार कितना ही दया पुण्य करे, पर रहेगा तो चमार। जलपा में उस चमार को उस पंडित से अच्छा समझूंगी जो हमेशा दूसरों का धन खाया करता है। जलपा करके गोपी नीचे चला गया। शहर घूमने की उसकी बड़ी इच्छा थी। जलपा की इच्छा कुछ खाने की न हुई। उसके सामने एक जटिल समस्या खड़ी थी, रमा को कैसे इस दलदल से निकाले। उस निंदा और उपहास की कल्पना ही से उसका अभिमान आहत हो उठता था। हमेशा के लिए वह सबकी आंखों से फिर जाएंगे, कहीं को मुंह दिखाने के लायक न बचेंगे। बेगुनाह को खून किसकी गर्दन पर होगा? अभियुक्तों में न जाने कौन अपराधी है, कौन निरपराध है, किसने देश के
द्वेष के शिकार हैं, कितने लोभ के सभी सजा पा जाएंगे, शायद दो चार को फांसी भी हो जाए। किस पर यह हत्या पड़ेगी? फिर सोचा, माना किसी पर हत्या न पड़ेगी, कौन जानता है हत्या पड़ती है या नहीं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए। ओह, कितनी बड़ी नीचता है। 2-4 साल की कैद के सिवा और क्या होता है। उसने बचने के लिए इतनी घोर नीचता पर उतर आए। अब अगर मालूम भी हो जाए कि म्युनिसिपैलिटी कुछ नहीं कर सकती तो अब हो ही क्या सकता है। इनकी शहादत तो होगी गई। सहसा एक बात किसी भारी कील की तरह उसके हृदय में चुभ गई। क्यों न यह अपना बयान बदल दें। उन्हें मालूम हो जाए कि म्युनिसिपैलिटी उनका कुछ नहीं कर सकती तो शायद वह खुद ही अपना बयान बदल दें। यह बात उन्हें कैसे बताई जाए। किसी तरह संभव है। यह अधीर होकर नीचे उतर आई और देवीदीन को इशारे से बुलाने बोली। क्यों दादा, उनके पास कोई खत भी नहीं पहुंच सकता? पर यह बालों को 10-5 रुपए देने से हो शायद खत पहुंच जाए। देवीदीन ने गर्दन हिलाकर कहा, मुश्किल है। पर खड़े हुए आदमी रखे गए हैं। 2-4 बार गया था। सबों ने फाटक के सामने खड़ादी भी न होने दिया। उस बंगले के आसपास क्या है? एक और तो दूसरा बंगला है और एक कलमी आम का बाग है और सामने सड़क है। हाँ, शाम को घूमने घामने तो निकलते ही होंगे। हाँ, बाहर इर्ची डालकर बैठते हैं। पुलिस के 2 अफसर एक ही साथ रहेंगे। अगर कोई उस बाग में छिपकर बैठे तो कैसा हो। जब उन्हें अकेले देखकर खत फेंक दे वह जरूर उठा लेंगे। देवीदीन ने चकित होकर कहा, हाँ हाँ, हो तो सकता है, लेकिन अकेले मिल तब तो। जरा और अंधेरा हुआ तो जालपा ने देवीदीन को साथ लिया और रमानाथ का बंगला देखने चली। एक पत्र लिखकर जेब में रख लिया था। बार बार देवीदीन से पूछती, अब कितनी दूर है? अच्छा, अभी इतनी ही दूर। और वहाँ होते में रोशनी तो होगी। उसके दिल में लहरें सी उठने लगी। रमा अकेले टहलते हुए मिल जाए तो क्या पूछना। ईमाल में बांधकर खत तो उनके सामने फेंक दूं। उनकी सूरत बदल गई होगी। सहसा उसे शंका हो गई, कहीं वह पत्र पढ़कर भी अपना बयान न बदले तब क्या होगा। कौन जाने अब मेरी याद भी उन्हें है या नहीं। कहीं मुझे देखकर वह मुँह उधर लें तो। इस शंका में वह स्वयं उठी। देवीदीन से बोली, क्यों दादा, वह कभी घर की चर्चा करते थे? देवीदीन ने सिर हिलाकर कहा, कभी नहीं, मुझसे तो कभी नहीं कि उदास बहुत रहते थे। इन शब्दों ने जालपा की शंका को और भी सजीव कर दिया। शहर की घनी बस्ती में ये लोग दूर निकल आए थे। चारों ओर सन्नाटा था। दिन भर वेग से चलते थे। बाद इस समय पवन भी विश्राम कर रहा था। सड़क के किनारे के वृक्ष और मैदान चंद्रमा के मंद प्रकाश में हस्तोष निर्जीव के सामने होते थे। जलपा को ऐसा आभास होने लगा कि उनके प्रयाग का कोई फल नहीं है, उसकी यात्रा का कोई लक्ष्य नहीं है। इस अनंत मार्ग में उनकी दशा और अनाथ सी है। जो मुंतीभर अंक के लिए द्वार द्वार फिरता हो वह जानता है अगले द्वार पर उसे अके न मिलेगा, गालियां ही मिलेंगी। फिर भी वह हाथ फैलाता है, बढ़ती मनाता है। उसे आशा का अवलंब नहीं, निराशा ही का अवलंब है। एकाएक सड़क के दाहिनी तरफ बिजली का प्रकाश दिखाई दिया। देवीदीन ने एक बंगले की ओर उंगली उठाकर कहा, यही उनका बंगला है। जालपा ने डरते डरते देखा, मगर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। कोई आदमी न था। फाटक पर ताला पड़ा हुआ था। जालपा बोली, यहाँ तो कोई नहीं है। देवीदीन ने फाटक के अंदर झांककर कहा, हाँ, शायद यह बंगला छोड़ दिया
कहीं घूमने गए होंगे। घूमने जाते तो द्वार पर पहरा होता या बंगला छोड़ दिया तो लौट चले? नहीं, जरा पता लगाना चाहिए। गए कहाँ? बंगले की दाहिनी तरफ आमों के बाग में प्रकाश दिखाई दिया। शायद खटीक बाग की रखवाली कर रहा था। देवी दिन ने बाग में आकर पुकारा, कौन है यहाँ? किसने यह बाग लिया है? एक आदमी आमों के झुरमुट से निकल आया। देवी दिन ने उसे पहचान कर कहा, अरे तुम हो जंगली, तुमने यह बाग लिया है? जंगली ठिगना सा गठीला आदमी बोला, हाँ दादा, ले लिया, पर कुछ है ही नहीं, दंड भी भरना पड़ेगा। तुम यहाँ कैसे आ गए? कुछ नहीं, ये ही चला आया था। इस बंगले वाले आदमी क्या हुए? जंगली ने इधर उधर देखकर कनवतियों में कहा, इसमें वही मुखबर टिका हुआ था। आज सब चले गए। सुनते हैं 15-20 दिन में आएंगे, जब फिर हाई कोर्ट में मुकदमा पेश होगा। पढ़े लिखे आदमी भी ऐसे दगाबाज होते हैं दादा। सरासर झूठी गवाही दी। न जाने इसके बाल बच्चे हैं नहीं, भगवान को भी नहीं डरा। जलपा वहीं खड़ी थी। देवी दिन ने जंगली की और जहर उंगले का अवसर न दिया। बोला, तो 15-20 दिन में आएंगे, खूब मालूम है? हाँ हाँ, वही पहरे वाले कह रहे थे। कुछ मालूम हुआ कहाँ गए? बड़ी मौका देखने गए हैं जहाँ वारदात हुई थी। देवी दिन चिलम पीने लगा और जालपा सड़क पर आकर ठहरने लगी। रमा की यह निंदा सुनकर उसका हृदय टूटने टूटने हुआ जाता था। उसे रमा पर क्रोध न आया, ग्लानि न आई। उसे हाथों का सहारा देकर इस दलदल से निकालने के लिए उसका मन विकलित हो उठा। रमा चाहे उसे धिक्कार ही क्यों न दे, उसे ठुकरा ही क्यों न दे, वह उसे अपयश के अंधेरे खंडर में न फिरने देगी। जब दोनों यहाँ से चले तो जालपा ने पूछा, इस आदमी से यह कह दिया ना कि सब वह आ जाएं तो हमें खबर दे दे? हाँ हाँ, कह दिया। भाग 37। एक महीना गुजर गया। गोपीनाथ पहले तो कई दिन कलकत्ता की सैर करता रहा, मगर 4-5 दिन में ही यहाँ से उसका जी ऐसा उचटा हुआ कि घर की रट लगानी शुरू की। आखिर जलपा ने उसे लौटा देना ही अच्छा समझा। यहाँ तो वह छिप छिप कर रोया करता था। जलपा कई बार रमा के बंगले तक तो आई। वह जानती थी कि अभी रमा नहीं आए, फिर भी वहाँ एक चक्कर लगा आने में उसको एक विचित्र संतोष होता था। जलपा कुछ पढ़ते पढ़ते या लेटे लेटे थक जाती तो एक क्षण के लिए खिड़की के सामने आ खड़ी होती थी। एक दिन शाम को वह खिड़की के सामने तो सड़क पर मोटर की एक कतार नजर आई। कौतूहल हुआ, इतनी मोटर कहाँ जा रही हैं? गौर से देखने लगी। 6 मोटरें थी। उसमें पुलिस के अफसर बैठे हुए थे। एक में सब सिपाही थे। आखिरी मोटर पर जब उसकी निगाह पड़ी तो मानो उसके सारे शरीर में बिजली की लहर दौड़ गई। वह ऐसी तन्मन हुई कि खिड़की से जीने तक दौड़ी आई और मानो मोटर को रोक लेना चाहती हो। पर इसी एक पल में उसे मालूम हो गया कि मेरे नीचे उतरते उतरते मोटरें निकल जाएंगी। वह खिड़की के सामने आई। रमा अब बिल्कुल सामने आ गया था। उसकी आंखें खिड़की की ओर लगी हुई थी। जालपा ने इशारे से कुछ कहना चाहा, पर संकोच ने रोक दिया। ऐसा मालूम हुआ कि रमा की मोटर कुछ धीमी हो गई हो। देवी दिन की आवाज़ भी सुनाई दी, मगर मोटर रुकी नहीं। एक ही क्षण में वह आगे बढ़ गई, पर रमा अब भी रह रहकर खिड़की की ओर ताकता जाता था। जलपा ने सीने पर आकर कहा, दादा। देवी दिन ने सामने आकर कहा, भैया आ गए। वह क्या मोटर जा रही है? यह कहता हुआ वह ऊपर आ गया। जालपा ने उत्सुकता को संकोच से दबाते हुए कहा, तुमसे कुछ कहा देवी दिन? और क्या कहते? खाली राम राम की। मैंने कुशल पूछी। हाथ से
दिलासा देते चले गए। तुमने देखा कि नहीं? जालपा ने सिर झुकाकर कहा। देखा क्यों नहीं, खिड़की पर जरा खड़ी थी। उन्होंने भी मुझे देखा होगा, खिड़की की ओर ताकते तो थे। बहुत चकचा होंगे कि यह कौन है। कुछ मालूम हुआ? मुकदमा कब पेश होगा? कल ही तो। कल ही? इतनी जल्द? तो कुछ करना है, आज ही करना होगा। किस तरह? मेरा खत उन्हें मिल जाता तो काम चल बन जाता। देवीदीन ने इस तरह ताका मानो कह रहा है तुम इस काम को जितना आसान समझती हो उतना आसान नहीं है। जालपा ने उसके मन का भाव ताड़कर कहा। तुम्हें संदेह है कि वह अपना बयान बदलने पर राजी होंगे? देवीदीन को अब इसे स्वीकार करने के सिवाय और कोई उपाय न सूझा। बोला, हाँ बहूजी, मुझे इसका बहुत अंदेशा है। और सच पूछो तो भी जोखिम, अगर वह बयान बदल भी दें तो पुलिस के पंजे से नहीं छूट सकते। वह कोई दूसरा इल्ज़ाम लगाकर इन्हें पकड़ लेगी और फिर नया मुकदमा चलावेगी। जालपा ने ऐसी नज़रों से देखा मानो वह इस बात से जरा भी नहीं डरती। फिर बोली, दादा, मैं उन्हें पुलिस के पंजे से बचाने का ठेका नहीं लेती। मैं केवल यह चाहती हूँ कि हो सके तो अपयश से उन्हें बचा लूँ। उसके हाथों इतने घरों की बर्बादी होते हुए नहीं देख सकती। अगर वह सचमुच डकैतियों में शरीक होते तब भी मैं यही चाहती थी। वह अंत तक अपने साथियों के साथ रहें और जो सिर पड़ सके खुशी से झेलें। मैं यह कभी न पसंद करती कि वह दूसरों को दगा देकर मुखबिर बन जाएं, लेकिन यह मामला तो बिल्कुल झूठ है। मैं यह किसी तरह नहीं बर्दाश्त कर सकती। वह अपने स्वार्थ के लिए झूठी गवाही दे। अगर उन्होंने खुद अपना बयान न बदला तो मैं अदालत में जाकर सारा कच्चा चिट्ठा खोल दूंगी, चाहे नतीजा कुछ भी हो। वह हमेशा के लिए मुझे ताक दें, मेरी सूरत न देखें, यह मंजूर है। पर यह नहीं हो सकता कि वह इतना बड़ा कलंक माथे पर लगावें। मैंने अपने पत्र में सब लिख दिया है। देवीदीन ने उसे आदर की दृष्टि देकर कहा। तुम सब कर लोगी बहू, अब मुझे विश्वास हो गया। अब तुमने कलेजा इतना मजबूत कर लिया तो तुम सब कुछ कर सकती हो। तो यहाँ से 9 बजे चलें? हाँ, मैं तैयार हूँ। भाग 38। वह रमानाथ जो पुलिस के भय से बाहर न निकलता था, जो देवीगिरी के घर में चोरों की तरह पड़ा जिंदगी के पूरे दिन पूरे कर रहा था, आज 2 महीनों से राजसी भोग विलास में डूबा हुआ है। रहने को सुंदर सजा हुआ बंगला है, सेवा टहल के लिए चौकीदार का एक दल, सवारी के लिए मोटर, भोजन पकाने के लिए एक कश्मीरी बावर्ची। बड़े बड़े अफसर उसका मुँह ताकस करते हैं। उसके मुँह से बात निकलती नहीं कि पूरी हुई। इतने ही दिनों में उसके मिजाज में इतनी नफासत आ गई कि मानो वह खानदानी रईस हो। विलास ने उसकी विवेक बुद्धि को सम्मोहित सा कर दिया। उसे कभी इसका ख्याल भी नहीं आता कि क्या कर रहा हूँ और मेरे हाथों कितने बेगुनाहों का खून हो रहा है। उसे एकांत विचार का अवसर ही नहीं दिया जाता। रात को वह अधिकारियों के साथ सिनेमा या थिएटर देखने जाता था। शाम को मोटर की सैर होती है। मनोरंजन के लिए नित्य नए सामान होते हैं। जब दिन अभियुक्तों को मजिस्ट्रेट ने सेशन सुपुर्द किया, सबसे ज़्यादा खुशी उसी को हुई। उसे अपना सौभाग्य सूर्य उदय होता हुआ मालूम होता है। पुलिस को मालूम था कि सेशन जज के इजलास में यह बाहर न होगी। संयोग से जज हिंदुस्तानी थे और निष्पक्षता के लिए बदनाम पुलिस हो या चोर उनकी निगाह में बराबर था। वह किसी के साथ रियायत न करते थे। इसलिए पुलिस ने रमा को एक बार उन
स्थानों की सैर कराना जरूरी समझा जहां वारदात हुई थी। एक जमींदार की सजी सजाई कोठी में डेरा पड़ा। दिन भर लोग शिकार खेलते, रात को ग्रामोफोन सुनते, ताश खेलते और बजरों पर नदियों की सैर करते। ऐसा जान पड़ता था कि कोई राजकुमार शिकार खेलने निकला है। इस भोग विलास में रमा को अगर कोई अभिलाषा थी तो यह कि जलपा भी यहाँ होती। जब तक वह परासित था, दरिद्र था, उसकी विलासेंद्रियां मानो मूर्छित हो रही थी। इन शीतल झोंकों ने उसे फिर सचेत कर दिया। वह इस कल्पना में मग्न था कि यह मुकदमा खत्म होते ही उसे अच्छी जगह मिल जाएगी। तब वह जाकर जालपा को मना लावेगा और आनंद से जीवन सुख भोगेगा। हाँ, वह नए प्रकार का जीवन होगा। उसकी मर्यादा कुछ और होंगी, सिद्धांत कुछ और होंगे। उसमें कठोर संयम होगा और पक्का निर्णय। अब उसके जीवन का कुछ उद्देश्य होगा, कुछ आदर्श होगा। केवल खाना, सोना और रुपए के लिए हाय करना नहीं। जीवन का व्यापार न होगा। इसी मुकदमे के साथ इस मार्गहीन जीवन का अंत हो जाएगा। दुर्बल इच्छा ने उसे यह दिन दिखाया था और अब एक नए और संस्कृत जीवन का स्वप्न दिखा रही थी। शराबियों की तरह ऐसे मनुष्य रोज ही संकल्प करते हैं, लेकिन उन संकल्पों का अंत क्या होता है? नए नए प्रलोभ सामने आते रहते हैं और संकल्प की अवधि भी बढ़ती चली जाती है। नए प्रभात का उदय कभी नहीं होता। 1 महीना देहात की सैर के बाद रमा पुलिस के सहयोगियों के साथ अपने बंगले पर जा रहना था। रास्ता देवी दीन के घर के सामने से था। कुछ दूर ही उसे अपना कमरा दिखाई दिया। अनायाम ही उसकी निगाह ऊपर उठ गई। खिड़की के सामने कोई खड़ा था। इस वक्त देवदीन वहाँ क्या कर रहा है? उसने जरा ध्यान से देखा। यह तो कोई औरत है, मगर औरत कहाँ से आई? क्या देवीदीन ने वह कमरा किराए पर तो नहीं उठा दिया? ऐसा तो उसने कभी नहीं किया। मोटर जरा और समीप आई तो उस औरत का चेहरा साफ नजर आने लगा। रमा चौंक पड़ा। यह तो जालपा है। बेशक जालपा है, मगर नहीं, जालपा यहाँ कैसे आएगी? मेरा पता ठिकाना उसे कहाँ मालूम? नहीं, बुड्ढे ने उसे खत तो नहीं लिख दिया? जालपा ही न नायब दरोगा मोटर चला रहा था। रमा ने बड़ी मित्रता के साथ कहा, सरदार साहब 1 मिनट के लिए रुक जाइए, मैं जरा देवीदीन के एक बात कर लूं। नायक ने मोटर जरा धीमी कर ली, लेकिन कुछ सोचकर उसे आगे बढ़ा दिया। रमा ने तेज होकर कहा, आप तो मुझे कैदी बनाए हुए हैं। नायक ने खिसखिसाकर कहा, आप तो जानते हैं डिप्टी साहब कितनी जल्द जामे से बाहर हो जाते हैं। बंगले पर पहुंचकर रमा सोचने लगा, जलपा से कैसे मिलूं? वहां जलपा ही थी। इसमें अब उसे कोई शुबा न था। आंखों का कैसे धोखा देता? हृदय में एक ज्वाला सी उठी थी। क्या करूं, कैसे जाऊं? उसे कपड़े उतारने की सुध भी न रही। 15 मिनट तक वह कमरे के द्वार पर खड़ा रहा। कोई हिम्मत न सूझी। लाचार पलंग पर लेटा रहा। जरा ही देर में वह फिर उठा और सामने सहन में निकल आया। सड़क पर उसी वक्त बिजली रोशन हो गई। फाटक पर चौकीदार खड़ा था। रमा को उस पर इस समय इतना क्रोध आया कि गोली मार दे। अगर मुझे कोई अच्छी जगह मिल गई तो एक एक से समझूंगा, तुम्हें तो डिसमिस करा के छोड़ूंगा। कैसा शैतान की तरह सिर पर सवार है, मुँह तो देखो जरा, मालूम होता है करी की दुम है। बाहर है आपकी पगड़ी, कोई टोकरी ढोने वाला फूली है। अभी कुत्ता भौंक पड़ा तो आप दुम दबाकर भागने, मगर यहाँ ऐसे डटे खड़े हैं मानो किसी किले के द्वार की रक्षा कर रहे हैं। एक चौकीदार ने आकर कहा,
इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है, कुछ नए तंबे मंगवाए हैं, रमा ने झल्लाकर कहा। मुझे इस वक्त फुर्सत नहीं है। फिर सोचने लगा, जालपा यहाँ कैसे आई? अकेले ही आई या कोई और साथ में है? जालिम ने बुड्ढे से 1 मिनट भी बात नहीं करने दी। जालपा पूछेगी तो जरूर कि क्यों भागे थे। साफ साफ कह दूंगा, उस समय और कर ही क्या सकता था। पर इन थोड़े दिनों के कष्ट ने जीवन का प्रश्न तो हल कर दिया। अब आनंद से जिंदगी कटेगी। कोशिश करने उसी तरफ अपना तबादला करा लूं। यह सोचते सोचते रमा को ख्याल आया कि जालपा भी यहाँ मेरे साथ रहे तो क्या हर्ज है। बाहर वालों से मिलने की रोक टोक है, जालपा के लिए क्या रुकावट हो सकती है। लेकिन इस वक्त इस प्रश्न को छेड़ना उचित नहीं। कल इसे तय करूंगा। देवी दिन भी विचित्र जीव है। पहले तो कई बार आया, पर आज उसने भी सन्नाटा खींच लिया। कम से कम इतना तो कह सकता था कि आकर चेहरे वाले कांस्टेबल से जालपा के आने की खबर मुझे देता। फिर मैं देखता कि कौन जालपा को नहीं आने देता। पहले इस तरह की कैद जरूरी थी, पर अब तो मेरी परीक्षा पूरी हो चुकी। शायद सब लोग खुशी से राजी हो जाएंगे। रसोइया ने डरते डरते कहा, हुजूर इतनी जल्द और चीज़ें कैसे बनाता? अभी कूट कुल 2 घंटे आए हुए हैं। 2 घंटे तुम्हारे लिए थोड़े होते हैं। रसोइया बाली लाया। मांस एक ही तरह का था। रमा थाली देखते ही झल्ला गया। इन दिनों रुचिकर भोजन देखकर ही उसे भूख लगती थी। जब तक 4-5 प्रकार का मांस न हो, चटनी अचार न हो, उसकी तृप्ति न होती थी। बिगड़कर बोला, क्या खाऊं? तुम्हारा सिर? थाली उठा ले जाओ। रसोइया ने डरते डरते कहा, हुजूर इतनी जल्दी और चीज़ें कैसे बनाता? अभी कुल 2 घंटे हुए हैं। 2 घंटे तुम्हारे लिए थोड़े हैं। अब हुजूर से क्या कहूँ? मत बको हुजूर, मत बको। डेम रसोई ने फिर कुछ न कहा। बोलता आया, बर्फ तोड़कर गिलास में डाली और पीछे हटकर खड़ा हो गया। रमा को इतना क्रोध आ रहा था कि रसोइया को नोच खाए। उसका मिजाज इन दिनों बहुत तेज हो गया था। शराब का दौर शुरू हुआ तो रमा का गुस्सा और भी तेज हो गया। लाल लाल आंखें देखकर बोला, चाहूँ तो अभी तुम्हारा कान पकड़कर निकाल दूं। अभी इस दम तुमने समझ क्या रखा है? उसका क्रोध बढ़ता देखकर रसोई चुपके से सरक गया। रमा ने ग्राम लिया और 2-4 लुकमे खाकर बाहर टहलने लगा। यही धुन सवार थी, कैसे यहाँ से निकल जाऊं। एकाएक उसे ऐसा जान पार के पास वृक्षों की आड़ में कोई है। हाँ, कोई खड़ा उसकी तरफ ताक रहा है, शायद इशारे में अपनी तरफ बुला रहा है। रमानाथ का दिल धड़कने लगा। कहीं षड्यंत्रकारी ने उसके प्राण लेने की कोई तो नहीं ठानी। यह शंका उसे सदैव बनी रहती थी। इसी ख्याल से वह रात को बंगले के बाहर बहुत कम निकलता था। आत्मरक्षा के भाव से उसे अंदर चले जाने की प्रेरणा की। उसी वक्त एक मोटर सड़क पर निकली। उसके प्रकाश में रमा ने देखा, यह अंधेरी छाया स्त्री है। उसकी साड़ी साफ नजर आ रही थी। उसे ऐसा मालूम हुआ कि स्त्री उसकी ओर आ रही है। उसे फिर शंका हुई, कोई मर्द यश वेश बदलकर मेरे साथ छल तो नहीं कर रहा। वह ज्यों-ज्यों पीछे हटता गया, वह छाया उसकी ओर बढ़ती गई। यहाँ तो कि तारे के पास आकर उसने कोई चीज़ रमा की तरफ फेंकी। रमा चीख मारकर पीछे हट गया, मगर वह केवल एक लिफाफा था। उसे कुछ तस्कीन हुई। उसने फिर जो सामने देखा तो वह छाया अंधकारे में विलीन हो गई थी। रमा ने लपक कर वह लिफाफा उठा लिया। भय भी था और कौतूहल भी। भय कम था, कौतूहल अधिक। लिफाफे को हाथ में लेकर देखने लगा। सिरनामा देखते ही उसने हृदय में फुर्तियाँ सी उठने लगीं। लिखावट जालपा की थी।
उसने फौरन लिफाफा खोला। जालपा की ही लिखावट थी। उसने एक ही सांस में पत्र पढ़ डाला और तब एक लंबी सांस ली। उसी सांस के साथ चिंता का यह भीषण भार उसके आज 6 महीनों से उसकी आत्मा को दबाकर रखा था, वह सारी मनोव्याख्या जो उसका जीवन व्रत चूम रही थी, वह मारी दुर्बलता, लज्जा, ग्लानि मानो उड़ गई, छूमंतर हो गई। इतनी स्फूर्ति, इतना गर्व, इतना आत्मविश्वास उसे कभी न हुआ था। पहली सनक यह सवार हुई, अभी चलकर दरोगा से कह दूं, मुझे इस मुकदमे से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन फिर ख्याल आया, बयान तो अब हो ही चुका, जितना अब यश मिलना था मिल ही चुका, अब उसने फल से क्यों हाथ धोऊं। मगर इन सबों ने मुझे कैसा चमका दिया है, और अभी तक मुगालते में डाले हुए सब के सब मेरी दोस्ती का दम भरते हैं, मगर अभी तक असली बात मुझसे छिपाए हुए हैं। अब भी इन्हें मुझ पर विश्वास नहीं। अभी इसी बात पर अपना बयान बदल दूं तो आटे दाल का भाव मालूम हो, यही न होगा, मुझे कोई जगह न मिलेगी। बला से इन लोगों ने मनसूबे को खाक में मिला जाएंगे। इस दगाबाजी की सजा तो मिल जाएगी, और यह कुछ सही, इतनी बड़ी बदनामी से तो बच जाऊंगा। यह सब शरारत जरूर करेंगे, लेकिन झूठा इल्ज़ाम लगाने के सिवा और कर ही क्या सकते हैं। जब मेरा यह रहना साबित ही नहीं तो मुझ पर दोष ही क्या लग सकता है। सबों के मुंह में कालिख लग जाएगी। मुझे तो दिखावा ए जाएगा, मुकदमा क्या चलाएंगे। मगर नहीं, इन्होंने मुझसे चाल चली तो मैं भी इनसे वही चाल चलूँगा। कह दूँगा, अगर मुझे आज कोई अच्छी जगह मिल जाएगी तो मैं शहादत दूँगा, वरना साफ कह दूँगा इस मामले से मेरा कोई संबंध नहीं। तो पीछे से किसी छोटे मोटे थाने में नायबा दरोगा बनाकर भेज दें, और यहाँ बड़ा सड़ा करूँ लगूँ इंस्पेक्टर, और कल 10 बजे मेरे पास नियुक्ति का परवाना आ जाना चाहिए। वह चला कि इसी वक्त दरोगा से कहूँ, लेकिन फिर रुक गया। एक बार जलपा से मिलने के लिए उसके प्राण तड़प रहे थे। सके प्रति इतना अनुराग, इतनी श्रद्धा उसे कभी न हुई थी, मानो वह कोई देवी शक्ति हो जिसे देवताओं ने उसकी रक्षा के लिए भेजा हो। 10 बज गए थे। रमा ने बिजली गुल कर दी और बरामदे में आकर जोर से किवाड़ बंद कर दी। जिसमें पहले वाले सिपाही को मालूम हो अंदर से किवाड़ बंद करके सो रहे हैं। वह अंधेरे बरामदे में 1 मिनट खड़ा रहा, तब आहिस्ता से उतरा और कांटेदार गैसियों के पास आकर सोचने लगा, उस पार कैसे जाऊं। शायद अभी जलपा बगीचे में ही देवी दिन जरूर उसके साथ होगा। केवल यही तार उसकी राह रोके हुए था। उसे गांव गोंद जाना असंभव था। उसके तारों के बीच से होकर निकल जाना निश्चित किया। अपने सब कपड़े समेट लिए और कांटों को बचाता हुआ सिर और कंधों को तार के बीच में डाला, पर न जाने कैसे कपड़े फंस गए। उसने हाथ से कपड़े को छुड़ाना चाहा तो आस्तीन कांटों में फंस गई। धोती को उछली हुई थी। बेचारा बड़े संकट में पड़ा, न इस पार न उस पार। उस परवाह जरा भी असावधानी हुई और कांटे उसके देह में चुभ जाएंगे।
मगर इस वक्त उसे कपड़ों की परवाह न थी। उसकी गर्दन और आगे बढ़ाई और कपड़े में लंबा चीरा लगता उस पार निकल गया। सारे कपड़े तार तार हो गए। पीठ में भी कुछ खरोंचे लगे, पर इस समय कोई बंदूक का निशाना बांधकर भी उसके सामने खड़ा हो जाता तो भी वह पीछे न हटता। फटे हुए कुर्ते को उसने वहीं फेंक दिया। गले की चादर फट जाने पर भी काम दे सकती थी। उसे उतने ओढ़नियाँ धोती समेट ली और धीरे धीरे जलपा का नाम लेकर पुकारा। किसी की आहट न मिली, पर निशाना होने पर मोह ने उसका गला न छोड़ा। उसने एक पेड़ के नीचे जाकर देखा, समझ गया जलपा चली गई। वह उन्हीं पैरों देवी दीन के घर की ओर चला। उसे जरा भी शौक न था, भला से किसी को मालूम हो जाए कि बंगले में निकल आया हूँ। पुलिस मेरा कर ही क्या सकती है। मैं कैदी नहीं हूँ, गुलामी नहीं हूँ। आधी रात हो गई थी। देवी दिन की आधा घंटा पहले लौटा था और खाना खाने जा रहा था कि एक नंगे अधेड़ आदमी को देखकर चौंक पड़ा। रमा ने चादर सिर पर बांध ली और देवी दिन को डराना चाहता था। देवी दिन ने संकट होकर कहा, कौन है? सहसा पहचान गया और झटपटा उसका हाथ पकड़ा हुआ बोला, तुमने तो भैया खूब भेष बनाया है। कपड़े क्या हुए? रमानाथ तार से निकल रहा था, उसके कांटों से उलझकर फट गए। देवी ने राम राम, देर में कांटे नहीं चुभे? रमानाथ, कुछ नहीं, दो एक खरोंच लग गए। मैं बहुत बचाकर निकला। देवी दिन, बहू की चिट्ठी मिल गई ना? हाँ, उसी वक्त मिल गई थी। क्या वह भी तुम्हारे साथ थी? देवी दिन, हाँ, वह मेरे साथ नहीं थी, मैं उनके साथ था। जब से तुम्हें मोटर पर आते देखा तभी से जाने जाने का रट लगाए रखी थी। रमानाथ, तुमने कोई खत लिखा था? देवेंद्र, मैंने कोई खत पत्र नहीं लिखा भैया। जब वह आई तो मुझे आप ही अचंभा हुआ कि बिना जाने पूछे कैसे आ गई। पीछे से उन्होंने बताया, यह शतरंज वाला नक्शा उन्हीं ने पराग से भेजा था और इनाम भी वहीं से आया था। रमा की आंखें फैल गईं। जलपा की चतुराई ने उसे विस्मित में डाल दिया। इसके साथ ही पराजय के भाव से ने उसे कुछ खीके कर दिया। यहाँ भी उसकी हार हुई। इस बुरी तरह बुढ़िया ऊपर गई थी। देवी दिन ने जीने के पास जाकर कहा, अरे क्या करती है, बहू से कह दो, एक आदमी उससे मिलने आया है। यह कहकर देवी दिन ने फिर रमा का हाथ पकड़ लिया और बोला, चलो अब सरकार में तुम्हारी पेशी होगी। बहुत भागे थे, बिना वारंट के पकड़े गए। इतनी आसानी से पुलिस भी न पकड़ सकती। रमा का मनोल्लासित हो गया। लज्जा से गड़ा जाता था। जालपार के प्रश्नों का उसे के पास क्या जवाब था? जिस भय से वह भागा था, उसके अंत में उसका पीछा करते उसे परास्त ही कर दिया। वह जालपा के सामने सीधी आंखों भी तो न कर सकता था। उसने हाथ छुड़ा दिया और सीने के पास ठिठक गया। देवी दिन ने पूछा, क्यों रुक गए? रमा ने सिर जो खुजलाते हुए कहा, चलो मैं आता हूँ। बुढ़िया ने ऊपर ही से कहा, पूछो कौन आदमी है, कहाँ से आया है? देवी ने विनोद कहा, करता है जो कुछ कहूँगा, बहू से ही कहूँगा। कोई चिट्ठी लाया है? नहीं। सन्नाटा हो गया। देवी दिन ने एक क्षण के बाद पूछा, कह दूँ लौट जाए? जलपा पीछे जीने पर आकर बोली, कौन आदमी है पूछते हो तो? कहता है बड़ी दूर से आया हूँ। है कहाँ? यह क्या खड़ौदा है? अच्छा बुला लो। रमा चादर ओढ़े कुछ सिसकिला, कुछ सपेक, कुछ डरता जीने पर चढ़ा। जलपा ने उसे देखते ही पहचान लिया। तुरंत 2 कदम पीछे हट गई। देवी दिन वहाँ न होता तो वह 2 कदम और आगे बढ़ी होती। उसकी आंखों में कभी इतना नशा न था, अंगों में कभी इतनी चपलता न थी, कपोल अभी इतने न
दमके थे। हृदय में कभी इतना मृदु कंपन न हुआ था। आज उसकी तपस्या सफल हुई। भाग 39। वियोगियों के मिलने की रात। बटोरियों के पड़ाव की रात है जो बातों में कट जाती है। रमा और जल्पा दोनों ही अपनी 6 महीनों की कहानी थी। रमा ने अपना गौरव बढ़ाने के लिए अपने कष्टों में खूब चढ़ा बढ़ाकर बयान किया। जल्पा ने अपनी कथा में कष्टों की चर्चा तक न आने दी। वह डरती थी इन्हें दुख होगा, लेकिन रमा को उसे रुलाने में विशेष आनंद आ रहा था। वह क्यों भागा, किस लिए भागा, कैसे भागा, वह सारी कथा उसके करुण शब्दों में कही और जल्पा ने सिसक सिसक कर सुनी। वह अपनी बातों से उसे प्रभावित करना चाहता था और अब तक सभी बातों में उसे परास्त होना पड़ा। जो बात उसे असूझ मालूम हुई उसे जल्पा ने चुटकियों में पूरा कर दिया। शतरंज वाली बात को वह खूब नमक मिर्च लगाकर बयान कर सकता था, लेकिन वहाँ भी जल्पा ही ने नीचा दिखाया। फिर उसकी कीर्ति लालसा को इसके सिवाय और क्या उपाय था कि अपने कष्टों की राही को पर्वत बनाकर दिखाए। जल्पा ने सिसक कर कहा, तुमने यह सारी आफतें झेली पर हमें एक पत्र तक न लिखा। क्यों लिखने, हमसे नाता ही क्या था। वहाँ देखें कि प्रीति थी, आँख ओट पहाड़ ओट। रमा ने हंस रस से कहा, यह बात नहीं थी जल्पा, दिल पर जो कुछ गुजरती थी दिल ही जानता है, लेकिन लिखने का मुँह भी तो हो। जब मुँह छिपाकर घर से भागा तो अपनी विपत्ति कथा क्या लिखने बैठता। मैंने तो सोच लिया था जब तक खूब रुपए न कमा लूँगा एक शब्द भी न लिखूँगा। जल्पा ने आंसू भरी आंखों से व्यंग भरकर कहा, ठीक है, ठीक ही था। रुपए आदमी से ज़्यादा प्यारे होते हैं। हम तो रुपए से के प्यार है। तुम चाहे चोरी करो, डाका मारो, जाली नोट बनाओ, झूठी गवाही दो या भीख मांगो, किसी उपाय से रुपए लाओ। तुमसे हमारे स्वभाव को कितना ठीक समझा है। वाह, गोसाई भी तो कह गए हैं, स्वार्थ लाई करिए सब प्रीत। रमा ने झपटे हुए कहा, नहीं नहीं प्रिय, यह बात नहीं थी। मैं यही सोचता था कि इन फटे हालों जाऊंगा कैसे। सच कहता तो मुझे सबसे ज़्यादा डर तुम्ही से लगता। सोचता था तुम्हें मुझे कितनी कपटी झूठा फायर समझ रही होगी। शायद मेरे मन में यह भाव था कि रुपए की थैली देखकर तुम्हारा हृदय कुछ तो नर्म होगा। जालपा ने भक्तित कंठ से कहा, मैं शायद उस थैली को हाथ से छूती भी नहीं। आज मालूम हो गया तुम मुझसे कितनी नीच, कितनी स्वार्थी, कितनी लोभिन समझते हो। इसमें तुम्हारी कोई दोष नहीं, सरासर मेरा दोष है। अगर मैं भली होती तो आज यह दिन ही क्यों आता। जो पुरुष 30-40 रुपए का नौकर हो, उसकी स्त्री अगर 2-4 रुपए रोज खर्च करे, हजारों 2000 के गहने पहनती की नीयत रखे, तो वह अपनी और उसकी तबाही का सामना कर रही है। अगर तुमसे वह इतना धनलोल समझा हो तो अन्याय नहीं किया, मगर एक बार जिस आग में जल चुकी उसमें फिर न जलूंगी। इन महीनों में मैंने उन पापों का कुछ प्रायश्चित किया है और शेष जीवन के अंत समय तक करूंगी। यह मैं नहीं कहती, भोग विलास से मेरा जी भर गया था, गहने कपड़े में उग गई, या सैर तमाशे में मुझे घृणा हो गई। यह सब अभिलाषाएं ज्यों की त्यों हैं, मगर अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से, अपने सद्गुणों से उन्हें पूरा कर सको तो क्या कहना। लेकिन नीयत खोटी करके, आत्मा को कलपुत करके 1 लाख भी लाओ तो उसमें ठुकरा दूंगी। जिस वक्त मुझे मालूम हुआ कि तुम पुलिस के गवाह बन गए हो, मुझे इतना दुख हुआ कि मैं उसी वक्त दादा को साथ लेकर तुम्हारे बंगले तक गई, मगर उसी दिन तुम बाहर चले गए थे और आज लौटे हो। मैं इतने आदमियों का खून अपनी गर्दन पर नहीं लेना चाहती। तुम अदालत में साफ साफ कह दो कि मैंने
पुलिस के चकमे में आकर गवाही दी थी। मेरा इस मुआवने में कोई संबंध नहीं है। रमा ने चिंतित होकर कहा, जब से तुम्हारा खत मिला तभी से मैं इस प्रश्न पर विचार कर रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता क्या करूँ। एक बात कहकर मुकर जाने का साहस मुझ में नहीं है। बयान तो बदलना ही पड़ेगा। आखिर कैसे? मुश्किल क्या है? जब तुम्हें मालूम हो गया कि मुन्नी पैसिक तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला सकती, तो फिर इस बात का डर न हो। झेप भी हो तो कोई चीज़ है। जिस मुँह से एक बात कही उसी मुँह से मुकर जाऊं, वह तो मुझसे न होगा। फिर मुझे कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, आराम से ज़िंदगी बसर होगी। मुझ में गली गली ठोकर खाने का बूता नहीं है। जालपा ने कोई जवाब न दिया। वह सोच रही थी, आदमी में स्वार्थ की मात्रा कितनी अधिक होती है। रमा ने फिर दृढ़ता से कहा, और कुछ, मेरी ही गवाही पर तो सारा फैसला नहीं हुआ जाता। मैं बदल भी जाऊं तो पुलिस कोई दूसरा आदमी खड़ा कर देगी। अपराधियों की जान तो किसी तरह नहीं बच सकती। मैं मुफ्त में मारा जाऊं? जालपा ने त्योरी चढ़ाकर कहा, कैसे बेशर्मी की बातें करते हो? क्या तुम इतने गए बीते हो कि अपनी रोटियों के लिए दूसरों का गला काटो? मैं इसे नहीं सह सकती। मुझे मजदूरी करना, भूखों मर जाना मंजूर है। बड़ी बड़ी से बड़ी विपत्ति जो संसार में है वह सिर पर ले सकती हूँ, लेकिन किसी का बुरा करके स्वर्ग का राज भी नहीं ले सकती। रमा इस आदर्शवाद से चिढ़कर बोला, तो क्या तुम चाहती हो मैं यहीं कूलीगिरी करूं? रमा ने शांत भाव से कहा, जालपा, तुम मुझे जितना नीच समझ रही हो मैं उतना नीच नहीं हूँ। बुरी बात सभी को बुरी लगती है। इसका दुख मुझे भी है कि मेरे हाथों इतने आदमियों का खून हो रहा है, लेकिन परिस्थितियों ने मुझे लाचार कर दिया है। मुझसे अब ठोकरें खाने की शक्ति नहीं है। मैं पुलिस से सारा मोल से ले सकता हूँ। दुनिया से सभी थोड़े ही आदर्श पर चलते हैं। मुझे क्यों उस ऊंचाई पर चढ़ाना चाहती हो जहाँ पहुँचने की शक्ति मुझ में नहीं है? जलपा ने तेज स्वर में कहा, जिस आदमी में हत्या करने की शक्ति हो उसमें हत्या न करने की शक्ति का न होना अचंभे की बात होगी। जिसमें दौड़ने की शक्ति हो उसमें खड़े रहने की शक्ति हो। लेकिन कुलगिरी भी करनी पड़े तो वह खून से तय रोटियां खाने से कहीं बढ़कर है। रमा ने शांत भाव से कहा, जलपा, तुम मुझे जितना नीच समझती हो उतना नीच नहीं हूँ। बुरी बात सभी को बुरी लगती है। इसका दुख मुझे भी है कि मेरे हाथों इतने आदमियों का खून हो रहा है, लेकिन परिस्थितियों ने मुझे लाचार कर दिया है। मुझसे अब ठोकरें खाने की शक्ति नहीं है। न मैं पुलिस से सार मोल ले सकता हूँ। दुनिया में सभी थोड़े ही आदर्श पर चलते हैं। मुझे क्यों उस ऊंचाई पर चढ़ाना चाहती हो जहाँ पहुँचने की शक्ति इसमें नहीं है? जलपा ने तीव्र स्वर से कहा, जिस आदमी में हत्या करने की शक्ति हो उसमें हत्या करने की शक्ति का न होना अचंभे की बात है। जिसमें दौड़ने की शक्ति हो उसमें खड़े रहने की शक्ति न हो, इसे कौन मानेगा? जब हम कोई काम करने की इच्छा करते हैं तो शक्ति आप ही आ जाती है। तुम यह निश्चय कर लो कि तुम्हें बयान बदलना है बस, और बातें आप आ जाएंगी। रमा सिर झुकाए हुए सुनता रहा। जलपा ने और आवेश में आकर कहा, अगर तुम्हें यह पाप की खेती करनी है तो मुझे आज ही यहाँ से विदा कर दो। मैं मुँह में कालिक लगाकर यहाँ से चली जाऊँगी और फिर तुम्हें देख करने न आऊँगी। तुम आनंद से रहना, मैं अपना पेट मेहनत मजदूरी करके भर लूँगी। अभी प्रायश्चित पूरा नहीं हुआ है, इसलिए यह दुर्बलता हमारे पीछे पड़ी हुई है। मैं देख रही हूँ यह हमारा सर्वनाश करके छोड़ेगी। रमा ने दिल पर कुछ चोट लगी, सिर खुजलाकर बोला, चाहता तो मैं भी इसी तरह मुसीबत में से जान बचे,
तो बचाते क्यों नहीं? अगर तुम्हें कहते शर्म आती है तो मैं चलूँ? यही अच्छा होगा, मैं भी चल दूँगी और तुम्हारे सुपरटेंडेंट साहब से सारा वृत्तांत साफ साफ कह दूँगी। रमा का सारा पसोपेश गायब हो गया। अपनी इतनी दुर्गत वह न करना चाहता था कि उसकी स्त्री जाकर उसकी वकालत करे। बोला, तुम्हारे चलने की ज़रूरत नहीं जालपा, मैं उन लोगों को समझा दूंगा। जालपा ने जोर देकर कहा, साहब बताओ, अपना बयान बदलोगे या नहीं? रमा ने मानो कोने में दबकर कहा, कहता तो हूँ बदल दूंगा, मेरे कहने से या अपने दिल से? फिर और बातें होने लगी। कैसे पता चला कि रमा ने रुपए उड़ा दिए हैं? रुपए अदा कैसे हो गए? और लोगों को गबन की खबर हुई या घर ही में दबकर रह गई? रतन पर क्या गुजरी? गोपी क्यों इतनी जल्द चला गया? दोनों कुछ पढ़ रहे हैं या उसी तरह आवारा फिरा करते हैं? आखिर में अम्मा और दादा का जिक्र आया। फिर जीवन के मंसूबे बांधे जाने लगे। जलपा ने कहा, घर चलकर रतन से थोड़ी सी जमीन ले ले और आनंद से खेती बाड़ी करें। रमा ने कहा, कहीं उससे अच्छा है कि यहाँ चाय की दुकान खोलें। इस पर दोनों में मुबाहजा हुआ। आखिर रमा को हार माननी पड़ी। यहाँ रहकर वह घर की देखभाल न कर सकता है, भाइयों को शिक्षा न दे सकता है और न माता पिता की सेवा सत्कार कर सकता था। आखिर घर वालों के प्रीत भी उसका कोई कुछ कर्तव्य है। रमा निरुत्तर हो गया। भाग 40। रमा वहाँ अंधेरे अपने बंगले जा पहुँचा। किसी को कानों कान खबर न हुई। नाश्ता करके रमा ने खत साफ किया, कपड़े पहने और दरोगा के पास जा पहुँचा। त्योहरा चढ़ी हुई थी। दरोगा ने पूछा, खैरियत तो है? नौकर ने कोई शरारत तो नहीं की? रमा ने बड़े बड़े खड़े खड़े कहा, नौकरों ने नहीं, आपने शरारत की है। आपके महातवों, अफसरों और सब ने मिलकर मुझे उल्लू बनाया है। दरोगा ने कुछ घबराकर पूछा, आखिर क्या बात है, कहिए तो? रमानाथ, बात यही है कि इस मामले में अब कोई शहादत न दूंगा, उससे मेरा ताल्लुक नहीं। आपने मेरे साथ चाल चली और वारंट की धमकी देकर मुझे शहादत देने पर मजबूर किया। अब मुझे मालूम हो गया कि मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं, आप लोगों का चकमा था। पुलिस की तरह से शरारत नहीं देना चाहता। मैं आज जज साहब से साफ कह दूंगा, बेगुनाहों को खूनी अपनी गर्दन पर न लूँगा। दरोगा ने तेज होकर कहा, आपने खुद गबन तस्मील किया था। रमानाथ, मिजाज की गलती थी, गबन न था। मुन्नी पेल्टी ने मुझ पर कोई मुकदमा नहीं चलाया। यह आपको मालूम कैसे हुआ? इससे आपको कोई बहस नहीं। मैं शहादत न दूंगा, साफ साफ कह दूंगा, पुलिस ने मुझे धोखा देकर शहादत दिलवाई है। जिन तारीखों का वह बयान है, वह तारीखों में मैं इलाहाबाद में था। म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस में मेरी हाजिरी मंजूर है। दरोगा ने इस आपत्ति को हंसी में उड़ाने की चेष्टा करके कहा, अच्छा साहब, पुलिस ने धोखा ही दिया, लेकिन उसका खातिरवाना इनाम देने को भी तो हाजिर है। कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, मोटर पर बैठे हुए सैर करोगे। खुगिया पुलिस में कोई जगह मिल गई तो चैन ही चैन है। सरकार की नज़रों में इज्जत और रुतबा कितना बढ़ गया। यूं मोर मारे मारे फिरते, शायद किसी दफ्तर में किक्की मिल जाती, वह भी बड़ी मुश्किल से। यहाँ तो बैठे बिठाए तरक्की का दरवाज़ा खुल गया। अच्छी तरह कारगुजारी होगी तो एक दिन राय बहादुर मुंशी रमानाथ डिप्टी सुपरिटेंडेंट हो जाओगे। तुम हमारा एहसास मानना चाहिए और आप उल्टे खड़ा होते हो। रमा पर इस प्रलोभन का कुछ असर न हुआ। बोला, मुझे
क्लर्क बनना मंजूर है। इस तरह की तरक्की नहीं चाहता। यह आप ही को मुबारक हो। इतने में डिप्टी साहब और इंस्पेक्टर भी आ पहुंचे। रमा को देखकर इंस्पेक्टर साहब ने गरमाया, हमारे बाबू साहब तो पहले ही से तैयार बैठे हैं, बस इसी की कारगुजारी पर सारा न्यारा है। रमा ने इस भाव से कहा मानो मैं भी अपना नफ़ा नुकसान समझता हूँ। जी हाँ, आज 12 न्यारा कर दूंगा। इतने दिनों तक आप लोगों के इशारों पर चला, अब अपनी आंखों से देखकर चलूँगा। इंस्पेक्टर ने दरोगा का मुख देखा, दरोगा ने डिप्टी का मुख देखा, डिप्टी ने इंस्पेक्टर का मुख देखा। यह कहता क्या है? इंस्पेक्टर साहब विस्मित होकर बोले, क्या बात है? हलफ से कहता हूँ आप कुछ नाराज मालूम होते हो। रमानाथ, मैंने फैसला किया है कि आज अपना बयान बदल दूंगा। बेगुनाहों का खून नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर ने दया भाव से उसकी तरफ देखकर कहा, आप बेगुनाहों का खून नहीं कर रहे, अपनी तरक्की की इमारत खड़ी कर रहे हैं। हलफ से कहता हूँ ऐसे मौके बहुत कम आदमियों को मिलते हैं। आज क्या बात हुई कि आप इतने खपा हो गए? आपको कुछ मालूम है दरोगा साहब? आदमियों ने तो कोई शोखी नहीं की। अगर किसी ने आपके मिजाज के खिलाफ कोई काम किया तो उसे गोली मार दीजिए। हलफ से कहता हूँ दरोगा, मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ। रमानाथ, आप तकलीफ न करें, मुझे किसी से शिकायत नहीं है। मैं थोड़े से फ़ायदे के लिए अपने ईमान का खून नहीं कर सकता। 1 मिनट सन्नाटा रहा, किसी को कोई बात न सूझी। दरोगा कोई दूसरा चमका सोच रहे थे, इंस्पेक्टर कोई दूसरा प्रलोभन, डिप्टी एक दूसरी ही फिक्र में था। रूखलेपन से बोला, रमा बाबू, यह अच्छा बात न होगा। रमा ने भी गर्म होकर कहा, आपके लिए न होगी, मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यह है। डिप्टी, नहीं, आपका वास्ते इससे बुरा दरोगा दूसरा बात नहीं है। हम तुमको छोड़ेगा नहीं। हमारा मुकदमा चाहे बिगड़ जाए, लेकिन हम तुमको ऐसा लेसन दे देगा कि तुम उम्र भर न भूलोगे। आपको वही गवाही देना होगा जो आप दिया। अगर तुम गड़बड़ करेगा, कुछ भी गोलमाल किया, तो हम तुम्हारे साथ दोबारा बर्ताव करेंगे। एक रिपोर्ट में तुम या कलाइयों को ऊपर नीचे रखकर चला जाएगा। यह कहते हुए आंखें निकालकर रमा को देखा, मानो कच्चा ही खा जाएगा। रमा साहस उठा इन आतंक से भरे शब्दों से उसे विचलित कर दिया। यह सब कोई झूठा मुकदमा चलाकर उसे फंसा दें तो उसकी कौन रक्षा करेगा। उसे यह आशा न थी कि डिप्टी साहब को सील और विनय के पुतले बने हुए थे, एका बागारी यह रुद्र रूप धारण कर लेंगे, मगर वह इतनी आसानी से दबने वाला न था। तेज होकर बोला, आप मुझसे जबरदस्ती शहादत दिलवाएंगे? डिप्टी ने पैर पटकते हुए कहा, हाँ, जबरदस्ती दिलाएंगे। रमानाथ, यह अच्छी दिल्लगी है। डिप्टी, तुम पुलिस को धोखा देना दिल्लगी समझता है? अभी 2 गवाह देकर साबित कर सकता है कि तुम राजद्रोह की बात कर रहा था। बस चला जाएगा 7 साल के लिए। चक्की पीसते पीसते हाथ में गड्ढा पड़ जाएगा। यह चिकना चिकना गाल नहीं रहेगा। रमा जेल से डरता था। जेल जीवन की कल्पना ही से उसके रोए खड़े होते थे। जेल ही के भय से उसने यह गवाही देनी स्वीकार की थी। वही भय इस वक्त भी उसे कतार करने लगा। डिप्टी भाव विज्ञान का ज्ञान था, आसान का पता था। गाय बोला, वहाँ हलवा पूरी नहीं पाएगा। धूल मिला हुआ आटा या रोटी, गोभी के सड़े हुए पत्तों का रस और अरहर के दाल का पानी खाने को पावेगा। काल कोठरी का 4 महीना भी हो गया तो तुम बच नहीं सकता, वहीं मर जाएगा। बात बात पर बॉर्डर गोली देगा, जूतों से पीटेगा। तुम समझता क्या है? रमा का चेहरा फीका पड़ने लगा। मालूम होता था प्रतिक्षण उसका खून चूसता चला जाता है।
अपनी दुर्बलता पर उसे इतनी ग्लानि होनी, वह रो पड़ा। कांपती हुई आवाज़ से बोला, आप लोगों की यह इच्छा है तो यही सही, भेज दीजिए जेल। मर ही जाऊंगा ना, फिर तो आप लोगों से मेरा गला टूट जाएगा। जब आप यहाँ तक मुझे तबाह करने पर आमाद हैं तो मैं भी मरने को तैयार हूँ। जो कुछ होगा होने दो। उसका मन दुर्बलता की ओर, दशा की ओर पहुंचा। वह उसका मन दुर्बलता की ओर, दशा को पहुंचा गया था। जब सारी जरासी सहानुभूति, जरासी हृदय सैकड़ों धमकियां से कहीं कराकर हो जाती हैं। इंस्पेक्टर साहब ने मौका ताड़ लिया। उसका पक्ष लेकर डिप्टी से बोले, हलफ से कहता हूँ, आप लोग आदमी को पहचानते तो नहीं हैं। लगते हो रोब जमाने। इस तरह गवाही देना हर एक समझदार आदमी को बुरा मालूम होगा। यह इदरती बात है। जो से जरा भी इज्जत का ख्याल है, वह पुलिस के हाथों की कठपुतली बनना पसंद न करेगा। बाबू साहब की जगह मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हमारे खिलाफ सारदाता देंगे। आप लोग अपना काम कीजिए, बाबू साहब की तरफ से बेफिक्र रहिए, हलक से कहता हूँ। उसने रमा का हाथ पकड़ लिया और बोला, आप मेरे साथ चलिए बाबूजी, आपको अच्छे अच्छे रिकॉर्ड सुनाऊं। रमा ने रूठे हुए बालक की तरह हाथ छुड़ाकर कहा, मुझे दिल न कीजिए इंस्पेक्टर साहब, अब तो मुझे जेल खाने में मरना है। इंस्पेक्टर ने उसके कंधों पर हाथ रखकर कहा, क्या, क्यों ऐसी बातें मुँह से निकालते हैं साहब? जेल खाने में मरे आपके दुश्मन। डिप्टी ने तस्मा भी बाकी न छोड़ना चाहा। बड़े कठोर स्वर में बोला, मानो रमा से कहीं का परिचय नहीं है साहब। क्यों, हम बाबू साहब के साथ सब तरह का सलूक करने को तैयार हैं, लेकिन जब हमारा खिलाफ गवाही देगा, हमारा जड़ खोदेगा, तो हम भी कार्रवाई करेगा, जरूर से करेगा, कभी छोड़ नहीं सकता। इसी वक्त सरकारी एडवोकेट और बैरिस्टर मोटर से उतरे। भाग 31। रतन पत्रों में जलपा को तो डांट सा देती रहती थी, पर अपने विषय में कुछ न लिखती थी। जो आप ही व्यवस्थित हो रही हो, उसे अपनी व्यवस्थाओं की कथा क्या सुनाती? वही रतन जिसने रुपयों की कोई हैसियत न समझी, इस एक ही महीने में रोटियों को भी मोहताज हो गई थी। उसका वैवाहिक जीवन बहुत खुशी न हो, पर उसे किसी बात का अभाव न था। मरियल घोड़े पर सवार होकर भी यात्रा पूरी हो सकती है, अगर सड़क अच्छी हो, नौकर चाकर, रुपए पैसे और भोजन आदि की सामग्री साथ हो। घोड़ा भी तेज हो तो पूछना ही क्या। रतन की दशा उसी सवार की थी। उस सवार की भांति वह मदगत से अपनी जीवन यात्रा कर रही थी। कभी कभी वह घोड़े पर झुंझलाती होगी, दूसरे सवारों को उड़े जाते देखकर उसकी भी इच्छा होती होगी कि मैं भी इसी तरह उड़ती, लेकिन वह दुखी न थी, अपने नसीबों को रोती न थी। वह उस गाय की तरह थी जो एक पतली सी पहिया के बंधन में पड़कर अपनी नाद के भूर से खली में मगन रहती है। सामने हरे हरे मैदान हैं, उसमें सुगंधन घासें लहरा रही हैं, पर वह पगाहिया तोड़ाकर कभी उधार नहीं जाती। उसके लिए उस पहिगार और लोहे की जंजीर में कोई अंतर नहीं। यौवन को प्रेम की इतनी दुआ नहीं होती जितनी आत्म प्रदर्शन की प्रेम की
छुआ पीछे आती है। रतन को आत्म प्रदर्शन के सभी रतन अब अपने भाग्य को कोसे या संसार से विरक्त होकर आत्महत्या कर ले। रतन की तकदीर ने पलटा खाया था। सुख का स्वप्न भंग हो गया था और विपन्नता का कंकाल अब उसे खड़ा घूर रहा था, और यह सब हुआ अपने ही हाथों। पंडित जी उन प्राणियों में थे जिन्हें मौत की फिक्र नहीं होती। उन्हें किसी तरह पर यह भ्रम हो गया था कि दुर्बल स्वास्थ्य के मनुष्य अगर पस्त और विचार में रहे तो वह बहुत दिनों तक जी सकते हैं। वह पथ और विचार की वसीयत लिख डालने का ख्याल उन्हें उस वक्त आया जब वह मरणासन हुए, लेकिन रतन वसीयत का नाम सुनते ही इतनी शोकातुर, इतनी भयभीत हुई कि पंडित जी ने उस वक्त टाल जाना ही उचित समझा। तब से फिर उन्हें इतना होश न आया कि वसीयत लिखवाते। पंडित जी के देहावसान के बाद रतन का मन इतना विरग हो गया कि उसे किसी बात की सुध न थी। यह वह अवसर था, उसे विशेष रूप से सावधान रहना था। इस बात सतर्क रहना चाहिए था मानो दुश्मन ने उसे घेर रखा हो, पर उसने वह कुछ मणिभूषण पर छोड़ दिया, और उसी मणिभूषण ने धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति अपहरण कर ली। ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे कि सरला रत्ना को उसके कपट व्यवहार का आभास तक न हुआ। फंदा जब खूब कस गया तो उसने एक दिन आकर कहा, आज बंगला खाली करना होगा, मैंने इसे बेच दिया है। रतन ने जरा तेज होकर कहा, मैंने तो तुमसे कहा था कि मैं अभी बंगला न बेचूंगी। मणिभूषण ने विनय का आवरण कर उतार फेंका और त्योरी चढ़ाकर बोला, आपने बातें भूल जाने की बुरी आदत है। इसी कमरे में मैंने आपसे यह जिक्र किया था, आपने हामी भरी थी। जब मैंने बेच दिया तो आप यह स्वांग खड़ा करती हैं। बंगला आज खाली करना होगा और आपको मेरे साथ चलना होगा। मैं अभी यहीं रहना चाहती हूँ, मैं आपके यहाँ न रहने दूंगा। मैं तुम्हारी लौंडी नहीं हूँ। आपकी रक्षा का भार मेरे ऊपर है। अपने कुल की मर्यादा रक्षा के लिए मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। रतन ने होठ चबाकर कहा, मैं अपनी मर्यादा की रक्षा आप कर सकती हूँ, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। मेरी मर्जी के बगैर तुम यहाँ कोई चीज नहीं बेच सकते। मणिभूषण ने ब्रज सा मारा, आपका इस घर पर और चाचा जी की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं। वह मेरी संपत्ति है। आप मुझसे केवल गुजारे का सवाल कर सकती हैं। रतन ने विस्मित होकर कहा, तुम कुछ भंग तो नहीं खाए? मणिभूषण ने कठोर स्वर में कहा, मैं इतनी भंग नहीं खाता कि वे सिर पैर की बातें करने लगूं। आप तो पढ़ी लिखी हैं, एक बड़े वकील की धर्मपत्नी थी, कानून की बहुत सी बातें जानती होंगी। सम्मिलित परिवार में विधवा का अपने पुरुष की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। चाचा जी और मेरे पिताजी में कभी अलगोसा नहीं हुआ। चाचा जी यहाँ
थे, हम लोग इंदौर में थे। इससे यह नहीं सिद्ध होता कि हमने अलगोसा था। अगर चाचा अपनी संपत्ति आपको देना चाहते तो कोई वसीयत अवश्य लिख जाते, और यद्यपि वसीयत कानून के अनुसार कोई चीज़ न होती, पर हम उसका सम्मान करते। उसका कोई वसीयत न करना साबित कर रहा है कि वह कानून के साधारण व्यवहार में कोई बाधा न डालना चाहते थे। आज आपको बंगला खाली करना होगा, मोटर और अन्य वस्तुएं भी नीलामी कर दी जाएंगी। आपकी इच्छा हो तो मेरे साथ चलें या रहें। यहाँ रहने के लिए आपको 10-11 रुपए का मकान काफ़ी होगा। गुजारे के लिए 50 रुपये महीने का प्रबंध मैंने कर दिया है। लेना देना चुका लेने के बाद इससे ज़्यादा भी गुंजाइश ही नहीं। रतन ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर वह हतबुद्ध सी बैठी रही, फिर मोटर मंगवाई और सारे दिन वकीलों के पास दौड़ती फिरी। पंडित जी के कितने ही वकील मित्र थे, सभी ने उसका वृतांत सुनकर खेद प्रकट किया और वकील साहब के वसीयत न लिखे जाने पर हैरत करते रहे। अब उसके लिए एक ही उपाय था, यह वह सिद्ध करने की चेष्टा करे कि वकील साहब और उनके बीच भाई में अलगंदी हो गई थी। अलग यह सिद्ध हो गया, और सिद्ध हो जाना बिल्कुल आसान था, तो रतन उस संपत्ति की स्वामिनी हो जाएगी। अगर वह सिद्ध न कर सकी तो उसके लिए कोई चारा न था। अभागिन रतन लौट आई। उसने निश्चय किया, जो कुछ मेरा नहीं है उसे लेने के लिए मैं झूठ का आश्रय न लूँगी, किसी तरह नहीं। मगर ऐसा कानून बनाया किसने? क्या स्त्री इतनी नीच, इतनी तुच्छ, इतनी निर्णय है? क्यों? दिन भर रतन चिंता में डूबी मौन बैठी रही। इतने दिनों वह अपने को इस घर की स्वामिनी समझती रही। कितनी बड़ी भूल थी। पति के जीवन में जो लोग उसका मुँह ताकते थे, वे आज उसके भाग्य के विधाता हो गए हों। यह घोर अपमान रतन कैसे मानती? स्त्री के लिए असहाय था। माना कमाई पंडित जी की थी, पर यह गांव तो उसी ने खरीदा था। इसमें से कई मकान तो उसके सामने ही बने। उसने यह एक क्षण के लिए भी न ख्याल किया था एक दिन यह जायदाद मेरी जीविका का आधार होगी। इतना भविष्य चिंता वह कर रही न सकती। उसे इस जायदाद के खरीदने में, उसके संवारने और सजाने में वही आनंद आता था जो माता अपनी संतान को फलते फलते देखकर पाती है। उसमें स्वार्थ का भाव न था, केवल अपनेपन का गर्व था। वही ममता थी। वह पति की आंखें बंद होने ही उसके पाले और गोद के खिलाए बालक भी उसकी गोद से छीन लिए गए। उसका उन पर कोई अधिकार नहीं। अगर वह जानती कि एक दिन यह कठिन समस्या उसके सामने आएगी तो वह चाहे रुपए को लुटा देती या दान कर देती, पर संपत्ति की कील अपनी छाती पर न गड़ती। पंडित जी की ऐसी कौन बहुत बड़ी आमदनी थी? क्या गर्मियों में वह शिमले में न जा सकती थी? क्या 2-4 और नौकर न रखे जा सकते थे? अगर वह गहने ही बनवाती तो एक एक मकान के मूल्य का एक एक गहना बनवा रखती, पर उसने इन बातों को कभी उचित सीमा से आगे न बढ़ने दिया। केवल अपनी स्वयं देखने के लिए यही स्वप्न इसके सिक्का और स्वप्न। हाँ, वह अनाथिन थी। कल तक दूसरों के भीख देती थी, आज उसे खुद भीख मांगनी पड़ेगी। और कोई आश्रय नहीं। पहले भी वह अनादिनी थी, केवल भ्रम बन सपने को स्वामिनी समझ रही थी। अब उस भ्रम का सहारा भी नहीं रहा। सहसा विचारों ने पलटा खाया। मैं क्यों अपने को अंतर अनाथनी समझ रही हूँ? क्यों दूसरे के द्वार पर भीख मांगूं? संसार में लाखों ही स्त्रियां मेहनत मजदूर करके जीवन का निर्वाह करती हैं। क्या मैं काम नहीं कर सकती? मैं कपड़ा क्या नहीं सी सकती?
किसी चीज़ को छोटी मोटी दुकान नहीं रख सकती, लड़के भी पढ़ा सकती हूँ। यही न होगा, लोग हंसेंगे, मगर मुझे उस हंसी की क्या परवाह। वह मेरी हंसी नहीं है, अपने समाज की हंसी है। शाम को द्वार पर कई ठेले वाले आ गए। मणिभूषण ने आकर कहा, चाचा जी, आप जो जो चीज़ें कहें लदवा कर भिजवा दूँ। मैंने एक मकान ठीक कर लिया है। रतन ने कहा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, न तुम मेरे लिए मकान लो। जिस चीज़ पर मेरा कोई अधिकार नहीं वह मैं हाथ में से भी नहीं छू सकती। मैं अपने घर से कुछ लेकर नहीं आई थी, उसी तरह लौट जाऊंगी। मणिभूषण ने लज्जित होकर कहा, आपका सब कुछ है, यह आप कैसे कहती हैं कि आपका कोई अधिकार नहीं। आप वह मकान देख लें, 15 रुपये किराया है। मैं तो समझता हूँ आपको कोई कष्ट न होगा। जो जो चीज़ें आप कहें वह वहाँ पहुँचा दूँ। रतन ने व्यंग आंखों से देखकर कहा, तुमने 15 रुपये का मकान मेरे लिए व्यर्थ लिया। इतना बड़ा मकान लेकर मैं क्या करूँगी। मेरे लिए एक कोठरी काफ़ी है, जो 2 रुपये में मिल जाएगी। सोने के लिए ज़मीन है। दया का बोझ सिर पर जितना कम हो उतना ही अच्छा है। मणिभूषण ने बड़े विनम्र भाव से कहा, आखिर आप चाहती क्या हैं, उसे कहिए तो। रतन उज्जेतित होकर बोली, मैं कुछ नहीं चाहती। मैं इस घर का एक तिनका भी अपने साथ न ले जाऊंगी। जिस चीज़ पर मेरा कोई अधिकार नहीं वह मेरे लिए वैसी ही है जैसी किसी गैर आदमी की चीज़ में दया की भिखारिन न बनूंगी। तुम इन चीज़ों के अधिकार हो ले जाओ, मैं जरा भी बुरा नहीं मानती। दया की चीज़ न जबरदस्ती की जा सकती है, न जबरदस्ती दी जा सकती है। संसार में हजारों विधवाएं हैं जो मेहनत मजदूरी करके अपना निर्वाह कर रही हैं। मैं भी वैसे ही हूँ, मैं भी उसी तरह मजदूरी करूँगी, और अगर न कर सकती तो किसी गड्ढे में डूब मरूंगी। जो अपना पेट भी न पाल सके उसे जीने का रहने का दूसरा का बोझ बनने का कोई हक नहीं है। यह कहती हुई रतन ने घर से निकली और द्वार की ओर चढ़ी। मणिभूषण ने उसका रास्ता रोक कर कहा, अगर आपकी इच्छा न हो तो मैं बंगला अभी न बेचूं। रतन ने जलती हुई आंखों से उसकी ओर देखा। उसका चेहरा तमतमाला हुआ था। आंसुओं के उमड़े में हुए वेग को रोककर बोली, मैंने कह दिया, इस घर की किसी चीज़ से मेरा नाता नहीं है। मैं किराए की लौंडी थी। लौंडी का घर से किराया संबंध न जाने किस पापी ने यह कानून बनाया था। अगर ईश्वर कहीं है तो और उसके यहाँ अपमान करने लज्जा न आई। अगर नहीं मेरी जबान में इतनी ताकत होती कि सारे देश में उसकी आवाज़ पहुंचती तो मैं अब सब स्त्रियों से कहती, बहनों, किसी सम्मिलित परिवार में विवाह मत करना, और अगर करना हो तो तब अपना घर अलग न बना लो। चैन की नींद मत सोना। यह मत समझो कि तुम्हारे पति के पीछे उस घर में तुम्हारा मान के साथ पालन होगा। अगर तुम्हारे पुरुष ने कोई लड़का नहीं छोड़ा तो तुम अकेली रहो। चाहे परिवार में रहकर तुम्हें उसे भोग सकती हो, परिवार में रहकर तुम्हें उसमें हाथ धोना पड़ेगा। परिवार तुम्हारे लिए फूलों की मेज नहीं, कांटों की साख्या है। तुम्हारा पार लगाने वाली नौका नहीं, तुम्हें निगल जाने वाला जंतु। संध्या हो गई थी। गर्द से भरी हुई फागुन की वायु चलने वाली आंखों में धूल झोंक रही थी। रतन चादर संभालती सड़क पर चली जा रही थी। रास्ते में कई परिचित स्त्री ने उसे टोका। कई ने अपनी मोटर रोक ली और उसे बैठने को कहा, पर रतन को उनकी सहायता इस समय बाढ़ सी लग रही थी। वह तेजी से कदम उड़ाती हुई जालपा के घर पर जा रही थी। आज उसका वास्तविक जीवन आरंभ हुआ था।